Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? तो आपको हीट एनर्जी निकालनी है ना, तो हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? वर्क डन। तो वर्क डन आप कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू राइट द वर्क डन? तो वर्क डन लिखने का तरीका क्या होगा? 24 विच इज द चार्ज ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय द सेल का वोल्टेज। तो सेल का वोल्टेज कितना है? 8 माइनस ऑफ एनर्जी का डिफरेंस। फाइनल एनर्जी कैन बी रिटन एज इक्वल टू हाफ। फाइनल को भी आप क्यू स्क्वायर बाई 2c के टर्म्स में लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फाइनल वाले को आप क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख लो या हाफ सी स्क्वायर लिख लो, डजेंट मैटर। ठीक है, बट इनिशियल वाले में आपको इनिशियल वोल्टेज नहीं गिवन है। अगर आप चाहें तो पहले आप इनिशियल वोल्टेज निकाल लीजिए, फिर हाफ सी स्क्वायर यूज करिए या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज करिए। ठीक है, पता नहीं सर क्या बोले, कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं अभी बता देता हूँ क्या बका मैंने। इसको फाइनल को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू वी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 8 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ इनिशियल को दो तरीके से कर सकते हैं। क्यू स्क्वायर बाई 2c के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर इज 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू 4। या तो ये कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए मैं बता देता हूँ दूसरे स्लाइड पे, कि अगर मान लीजिए आपको गिवन है इनिशियल चार्ज 8 माइक्रोकूलम है, कैपेसिटेंस आपको पता है 4 माइक्रोफैराड है, तो इनिश Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V यहाँ से Q बाई सी भी लिख सकते हो। Q बाई सी लिखोगे तो 8/4 हो जाएगा, मतलब 2 वोल्ट। अगर आप इनिशियल वोल्टेज चाहते हैं तो इनिशियल वोल्ट को आप 2 वोल्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करिए, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 4 2 8 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 24 इंटू 8 हो जाएगा। तो 24 इंटू 8 करके देखिए कितना है? 8 4 32, 2 192 माइनस ऑफ Yes, sir. 64 128। ठीक है, और ये माइनस ऑफ माइनस तो प्लस ऑफ 8, ये आ जाएगा सर। ठीक है, तो 200 माइनस ऑफ 128, मेरे हिसाब से तो ये 72 माइक्रो जूल आंसर आ रहा है। दिस इज द Yes, sir. अमाउंट ऑफ हीट Answer. एनर्जी लॉस्ट, 72 माइक्रो जूल। इज इट क्लियर टू ऑल? Is it clear or should I take one more? So हम लोग इनिशियल वोल्टेज उस फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। भैया कहाँ थी आप जब मैंने निकाल के यहाँ पे बताया? हाँ सर। हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि व्हेन यू हैव अ कैपेसिटर, either it can be initially charged or it can be initially uncharged, तो उस केस में हीट एनर्जी निकालने का तरीका है वर्क डन बाय द सेल और ऑन द सेल माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट वुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब यहीं पर दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कि व्हेन इंस्टेड ऑफ connecting a capacitor with the cell, if we connect a capacitor with another capacitor having different potential, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो इसमें टॉपिक लिखिए, टॉपिक डालिए नेक्स्ट, कॉमन पोटेंशियल। टॉपिक का नाम लिखिए कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। 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 क्या लिखिएगा? कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। लिख लिया टॉपिक? डिड यू राइट द टॉपिक? यस सर। ठीक है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कॉमन पोटेंशियल का क्या मतलब। देखो, अगर मान लो सर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है आपका, ऐसे ये दूसरा कैपेसिटर है, लेट अस से वी हैव अनदर कैपेसिटर दिस वे, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर दे आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल्स। मान लीजिए कि ये वाला जो कैपेसिटर ऊपर वाला, इट हैज इनिशियल चार्ज ऑफ Q1 एंड इस कैपेसिटेंस इज C1,
ये दूसरा वाला जो कैपेसिटर है, ये दूसरा वाला कैपेसिटर, इसका जो फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट इज Q2 एंड द कैपेसिटेंस इज C2। क्लियर? अब ये दो कैपेसिटर है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? सब कुछ दिखाई दे रहा है? ये Q2 C2 जो यस मैंने सर, लिखा है, इज ठीक है। इट? यस सर। अब दिखा ना, ये थोड़ा सा फ्रीज हो गया था, ठीक है। Q2 C2 ये दूसरा कैपेसिटर है। मुझे एक बात बताओ कि इस वाले कैपेसिटर का अगर मैं इनिशियल वोल्टेज लिखूं, तो इनिशियल वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला आप सबको मालूम है कि Q/C। तो इसका अगर मैं इनिशियल वोल्टेज लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? Q1/C1। इसका अगर मैं इनिशियल वोल्टेज लिखूं, इनिशियल वोल्टेज, तो दिस विल बी इक्वल टू Q2/C2। तो पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट सर। पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट, ये सबको समझ में आना चाहिए। अब जैसे ही आप दो कैपेसिटर लेंगे एंड आउट ऑफ द टू कैपेसिटर बोथ आर एट डिफरेंट पोटेंशियल, और उन दोनों कैपेसिटर को व्हेन यू विल कनेक्ट, जब आप उन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या? तो होगा ये सर कि चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है। और आपको एक बात पता होगी बेटा, और याद रखिएगा कि जैसे हीट कब फ्लो करता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो तब हीट फ्लो करता है। हीट फ्लोज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, क्लास 11th में पढ़ा होगा। लिक्विड कब फ्लो करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, ये भी क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो सिमिलरली चार्ज कब फ्लो करता है? तो चार्जेस फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर आपने दो बॉडी लिया है, दो बॉडीज, इफ यू हैव टेकन टू बॉडीज एंड आउट ऑफ द टू बॉडीज बोथ आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, ठीक है, तो उस केस में आपका चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल्स बिकम्स इक्वल। तब तक जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते। तो मान लो कि इसको जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन, कि एक से दूसरे में चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, ताकि दोनों के पोटेंशियल क्या हो सके, इक्वल हो सके। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। यस सर। तो मान लो कि यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो करेगा, लेट दैट बी Q इज द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम हियर। ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसका कोई डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा मैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट लिखने का तरीका पहले समझ लो कि यहाँ से चार्ज Q आया, तो इस प्लेट पे चार्ज Q आया, और जितना कैपेसिटर के एक प्लेट पे चार्ज आता है उतना दूसरे प्लेट से चार्ज निकलता है। तो यहाँ से अगर चार्ज Q आया तो यहाँ से चार्ज Q निकलेगा और दूसरे प्लेट पे जाके पहुंचेगा। समझ में आई बात? एक एक प्लेट से जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज दूसरे प्लेट से निकलता है। तो दिस इज हाउ द कैपेसिटर विल स्टार्ट सेंडिंग द चार्ज, कैपेसिटर sorry, charge will start flowing from the capacitor at higher potential to the capacitor at lower potential, और तब तक फ्लो करेंगे जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? बोलो। सेम नहीं हो जाता। और इसी सेम। पोटेंशियल को अपन क्या कह देते हैं? सर, कॉमन पोटेंशियल। जी जी सर। आपने चार्ज फ्लो का क्या क्राइटेरिया बताया? अभी मेरा लॉग आउट हो गया था। चार्ज फ्लो का मैंने क्राइटेरिया आपसे ये बोला कि चार्ज बेसिकली फ्लोज फ्रॉम द कैपेसिटर प्लेट्स इटसेल्फ। इसका मतलब कि चार्ज ऑफ द प्लेट्स जस्ट रीअरेंज देमसेल्व्स। तो जितना एक प्लेट से चार्ज निकला ना, द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज शुड मूव टू द सेकंड प्लेट, ताकि चार्ज का कंजर्वेशन मेंटेन रहे। अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर मान लो कि यहां से मैं कहूंगा कि +1 माइक्रोकूलम का चार्ज इस वाले प्लेट ने से निकला, तो इस वाले प्लेट में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज कम हो गया ना। मान लो कि इस पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम था, इस पे भी 10 माइक्रोकूलम होगा। अगर इससे एक निकल गया तो फाइनल कितना है? 9 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव अगर इसने निकाला तो वो पॉजिटिव यहाँ पर पहुंचेगा, ताकि वो एक नेगेटिव को कम कर दे और ये कितना हो जाए? 9 माइक्रोकूलम ये भी हो जाए। समझ में आई बात? तो जितना एक प्लेट चार्ज को रिलीज करता है, द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज एक्सेप्टेड बाय द अनदर प्लेट। डिड यू अंडरस्टैंड? The charge coming यस out सर। from one plate should be same as the charge going to the second plate। तो ये दोनों मतलब इससे चार्ज निकलेगा। और अच्छा, इसी इधर क्यों आपने चार्ज फ्लो कराया सर? मुझे नहीं पता। मुझे सिंपली इतना पता है कि इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज हमने ये नहीं माना है कि कौन किससे ज्यादा है, तो हमने ऐसे ही बोल दिया कि भाई ऐसे फ्लो करेगा अगर ये हायर पोटेंशियल पे हो तो। अगर नीचे वाला हायर पोटेंशियल पे होगा तो नीचे वाले से चार्ज ऊपर वाले में फ्लो करेगा, और तब तक करेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते। तो इन दोनों का साथ में जो कॉमन पोटेंशियल आएगा दैट वुड बी इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द कॉमन पोटेंशियल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं
C1 V1 plus of C2 V2 divided by C1 plus of C2. I'm not driving this result, but I'm just saying you to remember this formula. You don't need to drive this result. आपको सिंपली ये याद रखना है कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस. Total charge of the circuit divided by total capacitance of the circuit will give you the common potential. Is it clear? Yes, sir. ये फॉर्मूला नोट करिए. एक और छोटी सी बात कर लूं, फिर we will discuss question based on this. हो गया? फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने सर? यस सर. ठीक है, अभी भी कोई अगर नोट कर रहा है तो जल्दी करे और नोट करके मुझे जल्दी से बताओ ताकि मैं इसमें एनर्जी का लॉस बता पाऊं आपको. डन सर. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट सुनिए सर. इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छे से तो आपको एक बात पता है कि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर. मान लीजिए मैं इसके पोटेंशियल को लेटर से इसके पोटेंशियल को, इसका जो इनिशियल पोटेंशियल है इसको मैं V1 कह देता हूँ और इस वाले पोटेंशियल को मैं V2 कह देता हूँ. तो इनिशियल एनर्जी अगर आप देखेंगे तो उस वाले कैपेसिटर का हाफ C1 V1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस ऑफ हाफ C2 V2 का स्क्वायर. इस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मतलब दोनों कैपेसिटर का मिला के जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ C2 V2 स्क्वायर. बिकॉज इस वाले की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू C1 इंटू V1 का स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल का स्क्वायर. और इस वाले की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द टू कैपेसिटर्स. अब इस केस में फाइनल क्या होगी? तो फाइनल देखिए सर, फाइनल के लिए आप क्या लिखेंगे, हाफ into C1 into V का square plus of half into C2 into V का square. Who will tell me why I am writing only V का square this time? Why I am not writing V1 or V2? Anyone? So because of common voltage. Common voltage, because finally the voltage of both the capacitor will become same. ठीक है, तो उस स्टैंड पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो दोनों की वोल्टेज की वैल्यू तो सेम रहेगी ना. तो U फाइनल की वैल्यू क्या होगी? तो U फाइनल की वैल्यू हो गई सर हाफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर. V का आपने फॉर्मूला लिखा है, V आपने लिखा है हाफ C1 प्लस C2, दिस विल बी एज इट इज. V आपने लिखा है C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2 का होल स्क्वायर. ये आपने लिखा है. तो इसको आप फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ इनटू C1 प्लस C2. मैं पूरा ड्राइव तो नहीं करूंगा फाइनल का रिजल्ट, बट इस बात को समझिएगा, वो कभी आप फुर्सत में करिएगा बिकॉज इट इज अननेसेसरली टाइम टेकिंग. तो C2 V2 का स्क्वायर, मैं रिजल्ट का आपको फॉर्मेट बता दूंगा, C1 प्लस ऑफ C2 का होल स्क्वायर. ये ऐसे बन जाएगा सर, यहाँ से एक C1 प्लस C2, यहाँ से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, पहले प्लीज आप लोग यहाँ तक नोट करिए बिकॉज इसके आगे लिखने के लिए आई नीड सम स्पेस ऑन द स्क्रीन. Done, sir. Everyone should respond. Can I go to the next slide, please? Tell me. Yes sir. Okay, and be quick, please note it down fast. Done sir. वेरी गुड. अब देखिए इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट दिस होल टर्म एज फाइनल कैन बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
C1 plus C2. Undoubtedly, if you look at the initial potential energy and at the final potential energy, initial आप लोगों ने लिख रखा है, final देखिए, दोनों को अगर आप कंपेयर करिए तो they are not same. Of course, they are not same. Their equation is saying कि they are not same. इसका मतलब है कि either the energy has increased or energy has decreased. एक बात आप समझिए कि या तो एनर्जी बढ़ गई है या एनर्जी कम हो गई है, ये तो पॉसिबल होगा because both of the equation, initial energy of the capacitors taken together and the final energy of the same capacitors taken together after connecting, these two energies are not coming to be same. इसका मतलब है कि या तो एनर्जी का कुछ लॉस हुआ है या एनर्जी का गेन हुआ है, either the energy is decreasing or it is increasing. ठीक है, तो क्या हुआ है, let us find out that. तो एक चीज देखो, गेन होने का पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता, लॉजिकल दिमाग से अगर सोचोगे तो भी आपको पता चलेगा कि भाई गेन तो नहीं हो सकता। गेन कहां से होगा, कहां से आ जाएगी एनर्जी, बाहर से तो एनर्जी नहीं आ जाएगी। ठीक है, हाँ, पॉसिबिलिटी ज्यादा किसकी है, लॉस की, है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको एक बात समझ में आए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस निकालेंगे। एंड टू फाइंड द डिफरेंस आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग इनिशियल फ्रॉम द फाइनल, रादर आई एम सब्ट्रैक्टिंग फाइनल फ्रॉम इनिशियल। देखो, डिफरेंस अगर हम कभी भी निकालते हैं तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंस किसी भी चीज का डिफरेंस निकालते हैं, किसी भी चीज का, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस ऑफ एक्स इनिशियल। यहां पर मैं जानबूझ के इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फाइनल में से इनिशियल को नहीं कर रहा हूं। ये भी मैं कर सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे चूंकि रिजल्ट पता है तो इसलिए मैं डायरेक्टली इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ध्यान से समझो इस बात को, अगर आप फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा एक्स या तो पॉजिटिव आ सकता है या डेल्टा एक्स नेगेटिव आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आउट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल विच ऑफ द टू इज ग्रेटर और विच ऑफ द टू इज स्मॉलर। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों में से कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है, इसके बेसिस पर जो आपका डिफरेंस है या तो वो पॉजिटिव आ सकता है या वो निगेटिव आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस आपका या तो पॉजिटिव आ सकता है या निगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होगा कि भाई फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, और डिफरेंस नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब इनिशियल ग्रेटर देन फाइनल। तो आप दोनों पॉसिबिलिटी है, इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर लो या फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर लो, चेंज आपको पता चल जाएगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द साइन ऑफ दैट चेंज यू कैन डिसाइड कि वेदर द इनिशियल वैल्यू इज ग्रेटर और द फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर। तो डेल्टा यू की वैल्यू को हम लिखेंगे सर हाफ इंटू C1 V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू ये जो फाइनल आई है C1 V1, तो C1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर बनाइए डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इज इट क्लियर, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, कैन वी प्रोसीड? ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर इस पूरी इक्वेशन में, हाँ बोलिए सर, एक बार फिर से बता दीजिए सर, इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया था सर? इनिशियल में देखो, चेंज का मतलब ये होता है कि दो चीज का डिफरेंस, दो वैल्यूज का डिफरेंस। अब वो दो वैल्यू में आप फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर लो या इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि मैंने इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट किया है, इफ द रिजल्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब है कि इस केस में इनिशियल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फाइनल। अगर उल्टा हुआ है कि इनिशियल माइनस फाइनल का जो रिजल्ट है दैट इज नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा कि फाइनल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इनिशियल। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन डू आइदर वेज। ठीक है, अगर आप चाहते तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर लेते, देखते आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा उस केस में। तो आप जैसे ही नेगेटिव आ गया तो आपको ये रियलाइज कर लेना पड़ेगा कि फाइनल इज लेस देन दैट ऑफ इनिशियल। समझे? बोलो। Yes, अच्छा, इस पूरे का एलसीएम देखो तो C1 प्लस C2 आ जाएगा, ये मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ, ये C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब ये हाफ मैंने बाहर निकाल दिया, C1 प्लस C2 एलसीएम है, तो इस वाले टर्म को C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले टर्म को इससे फिर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस ऑफ C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस ऑफ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2।
ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि C2V2 का स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा और C1V1 का स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा होगा। देख लीजिए, ये C1V1 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ। इस पूरे टर्म में देखो, जो मैं आपको टर्म्स दिखा रहा हूँ उसको देखो, बाकी तो कैंसिल ही हो गए। इन सब में इफ यू लुक एट द इक्वेशन, क्या आपको लग रहा है C1 C2 बाहर आ जाएगा एज अ कॉमन, एंड यू विल हैव V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ V1 V2। एम आई करेक्ट? टेल मी यस और नो। डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो गई? डेल्टा U की वैल्यू हो गई हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। समझ आई बात? अगर आप ध्यान से देखो तो कैपेसिटेंस निगेटिव होता ही नहीं है, तो कैपेसिटेंस निगेटिव होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके कारण तो निगेटिव आएगा ही नहीं। मतलब यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट टू बी निगेटिव बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस, बिकॉज कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? हाँ, ये हो सकता है कि या तो V1 बड़ा हो या V2 बड़ा हो, आउट ऑफ द टू एनी वन ऑफ द टू कैन बी ग्रेटर। तो अगर V1 भी कोई भी बड़ा हो जाए इसमें, अगर ये रिजल्ट V1 माइनस V2 निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन के वेदर V1 इज ग्रेटर और V2 इज ग्रेटर। बट आइदर वेज कुछ भी हो, निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, अल्टीमेटली उसका स्क्वायर करेंगे आप। तो अल्टीमेटली जब आप उसका स्क्वायर करेंगे, अल्टीमेटली जब आप इसका स्क्वायर ही करेंगे, तो व्हेन यू विल स्क्वायर दिस टर्म, तो ये स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली वो निगेटिव भी होगा तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तब भी निगेटिव आ जाएगा। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इस पूरी कहानी का मतलब है डेल्टा यू कैसा आ रहा है? डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा है, और डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा है, और मैंने क्या किया था डेल्टा यू के लिए? यू आई माइनस ऑफ यू एफ किया था। इसका मतलब है कि यू आई इज ग्रेटर देन यू एफ। इसका मतलब है कि एनर्जी का लॉस हुआ है। नहीं आया? पहले यहां तक मेरी बात आ समझ में गया आई सर, नहीं? समझ में। यस सर, आ What गया। you did, you subtracted final value from the initial value and you got the final result as positive. इसका मतलब है कि initial value is greater than that of the final value, that is why you are getting the positive result, right? इसका मतलब है कि सर यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ है, तो this means that कि whenever you combine the two capacitors, तो what happens? The energy is lost. वो एनर्जी जाती कहाँ है? तो again you can claim that कि the energy loses in the form of heat energy. अब यहाँ पर हीट एनर्जी क्यों? क्योंकि सर अल्टीमेटली अभी भी तो वही हो रहा है ना, कि आपने दो कैपेसिटर को यू हैव कनेक्टेड बाय सम कंडक्टिंग वायर, और कंडक्टिंग वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो इट विल हैव टू फेस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और इस मोशन विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो उस केस में हीट एनर्जी का लॉस होगा, बिकॉज सम एक्स्ट्रा amount of work will be required to be done against the resistance for the flow of charge। और जितना आप वर्क करेंगे वो सारा का सारा आपका जो एनर्जी है दैट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अनदर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी आप डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई देयर विल बी एनर्जी लॉस। तो आइदर यू चार्ज अ कैपेसिटर बाय कनेक्टिंग इट विथ अ सेल, or you charge a capacitor by connecting it with another capacitor. In both of the situations, in both of the cases, energy loss takes place। और एनर्जी का लॉस क्यों होता है? दोनों सिचुएशन में एनर्जी का लॉस क्यों होता है? तो एनर्जी का लॉस होता है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। हो गया बच्चों? नोट कर लेना तो बताना।
सर डन। वेरी गुड। तो अब देखो, अब इस पे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अभी आपको सेल लगा के क्वेश्चन पूछा था वैसे ही आपको, अच्छा ये जरूरी नहीं कि दिस इज द केस ऑफ द टू कैपेसिटर्स ओनली, आपको यही टॉपिक आपको बुक्स में दो कंडक्टर का भी हो सकता है कि whenever you connect the two conductors by connecting wire, then also the energy loss and common potential will be there, and the formula for both will be same कि भाई कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू वहां भी यही होगी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और आपका जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसका फॉर्मूला भी यही होगा हाफ इंटू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर द कैपेसिटर्स, दिस इज मेंट फॉर द कंडक्टर्स आल्सो, राइट। तो दोनों में से कुछ भी कंडीशंस हो, चाहे वो कंडक्टर दे और कहे कि दो कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है, तो बताओ व्हाट वुड बी द एनर्जी लॉस, तब भी यही रिजल्ट यूज होगा, और कैपेसिटर आपको स्पेशली दे दे तब भी यही रिजल्ट यूज होगा। तो इन बोथ द सिचुएशन यू हैव टू यूज द सेम रिजल्ट। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया सर, आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपसे बोला कि एक दो कैपेसिटर है, टू कैपेसिटर्स, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, टू कैपेसिटर्स of capacitance 4 microfarad and 6 microfarad charged with cells of 4 volt and 2 volt are connected with each other. Find the common potential and amount of energy lost in the form of heat. अब ध्यान से सुनिए, आपको इनिशियल कैपेसिटेंस गिवन है, मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस का क्या मतलब, कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो आपको इनिशियल वोल्टेज गिवन है टू विच विद विच दिस टू कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड, और उसके बाद आपसे कहता है कि दोनों कैपेसिटर आफ्टर चार्जिंग विद दिस रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट एंड व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल। मतलब क्या है सर, सवाल समझें। क्वेश्चन ये है कि सर आपका ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है एंड यू हैव केप्ट इट कनेक्टेड विद अ सेल ऑफ 4 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट का सेल, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। कोई दिक्कत इस बात में है ना? इसका मतलब अगर मुझे इसका चार्ज निकालना हो तो मैं इसका चार्ज अगर मुझे लिखना हो, चार्ज ऐसे बिना चार्ज लिखे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए कि इसका अगर हमें चार्ज लिखना हो तो चार्ज की वैल्यू चार्ज के टर्म्स में अगर लिखना हो तो हम चार्ज निकाल लेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशंस, और अगर चार्ज के टर्म्स में नहीं लिखना है, C1 V1 ही करना है, तो फिर उसको ये करने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये दो कैपेसिटर्स हैं, ये एक कैपेसिटर है सर 4 माइक्रोफैराड का, सर कितने का, 4 माइक्रोफैराड का, और इसको कितने वोल्ट से हमने चार्ज किया हुआ है, 4 वोल्ट से। डिड यू अंडरस्टैंड या हाँ ना बोलो? दूसरा कैपेसिटर कितना है, दूसरा कैपेसिटर इज ऑफ 6 माइक्रोफैराड। सारे के सारे बच्चे शांत है बिल्कुल आज। 2 वोल्ट। भाई क्या हो गया आप लोगों को, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। यार तुम्हें नहीं आया, पहले वो क्वेश्चन समझ में आया है? प्लीज स्पीक अप। टीशा, मायत्री, इंसिया, दिव्यांशी, sir. अनुष्का, आमना, आ गया आप सर। लोग सबको बोलना है। आर्यन, यस सर। ठीक है, तो बोला करो यार, इरिटेशन हो जाती है फिर, प्लीज बोला करो। ठीक है, खैर इन दोनों को आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे, व्हाट विल बी द फाइनल वोल्टेज, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, कॉमन पोटेंशियल एक तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 लिख लो, और अगर आपको डायरेक्टली चार्ज नहीं गिवन है तो C1 V1 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस ऑफ C2। इसका मतलब बच्चे कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 4 into 4 प्लस ऑफ 2 into 6 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 दैट इज 4 प्लस 2, सॉरी 4 प्लस 6। सॉल्व कर लीजिए, कॉमन पोटेंशियल 16 ये हो गया, प्लस ऑफ 12 मतलब 28 by 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल।
आई होप मेरा पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। 14/5 वोल्ट देख लेना, मैंने सिंप्लीफिकेशन में कुछ गलती नहीं करी हो। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये फाइनल वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये आ जाएगा, ये होने के लिए चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर, सही है? यस मुझे सर। कोई बता सकता है चार्ज किस कैपेसिटर से ट्रांसफर हुआ होगा, 4 से 6 में या 6 से 4 में? So 4 से 6 में 4 से 6 में, ऑफ कोर्स 4 से 6 में, बिकॉज 4 वाला जो कैपेसिटर इट इज 4 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटर है it is having a voltage of 4 volt, and 2 volt 6 microfarad वाला कैपेसिटर is charged to only 2 volt. इसका मतलब 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर is at higher potential and 6 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर is at lower potential. So whenever you connect the two capacitor, the charge flows from higher potential to the lower potential. तो इसीलिए चार्ज आपका कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर से लोअर में फ्लो करेगा। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। इज इट Yes, अंडरस्टूड? sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है। यस सर। Now the second part is we have to find out the energy also. तो एनर्जी के लिए हम क्या करें, आई एम इरेजिंग आउट दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है उसको मैं इरेज कर दूं, यस Yes, सर। sir. ठीक है? तो एनर्जी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, बिकॉज यू हैव द फॉर्मूला ऑलरेडी। तो फॉर्मूला यूज कर लो, उस पर रख दो, आंसर बता दो। तो क्या करिएगा, फॉर्मूला यूज करिएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ C1 C2। C1 की वैल्यू 4 into C2 6 डिवाइडेड बाय 4 into 6 डिवाइडेड बाय C1 plus C2 4 plus of 6 मल्टीप्लाइड बाय V1 minus V2। किसी को भी V1 कह लो और इसके इनिशियल वोल्टेज को V1 कह लो, इसके इनिशियल वोल्टेज को V2 कह लो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 - 2 कर दो या 2 - 4 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका स्क्वायर होगा तो वो रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो गया, 1/2, ये हो गया सर 24/10, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 4 - 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये कितना हो गया 2, तो 48/10 मतलब 24/5। दिस मच ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। डन? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही एक सेम एक और क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए, उसके बाद फिर हम इसी कैपेसिटर में आगे वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर एक मिनट सर वहाँ आपने सर 4 का स्क्वायर क्यों लिखा है? वहाँ 2 का ये स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर, इट्स नॉट 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल करके इसको 2 लिखा है। This is 4 - 2, this will become equal to 2 का square, 2 का square is 4, right? This 2 and 4 I have cancelled out. ओके ओके सर। Done, sir. आंसर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट विल बी सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आई एम शोइंग यू द सिचुएशन एंड यू पीपल हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। मैं सिर्फ सिचुएशन शो कर रहा हूँ और आप लोगों को ये सॉल्व करना है। सर आपसे बोला जा रहा है कि दिस कैपेसिटर इज ऑफ 4 माइक्रोफैराड, this capacitor is of 4 microfarad and has a charge of, let's say it has a charge of 20 microcoulomb, ठीक है, microfarad and has a charge of 20 microcoulomb. This capacitor is of 6 microfarad but has a charge of 12 microcoulomb. Now these two capacitors are being connected to each other. ये दोनों कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों कैपेसिटर को वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है। तो आपको बताना है कि आफ्टर दे आर कनेक्टेड व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ फाइनल पोटेंशियल, दूसरा एनर्जी का लॉस, एंड तीसरा फाइनल वैल्यूज ऑफ चार्ज। फाइनल एक और चीज इसमें बढ़ा दिया मैंने, फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स, फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स पे जो फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज है कैपेसिटर्स। ये डेल्टा करिए सर।
हो गया। यहाँ पर आपको चार्ज गिवन है, इनिशियल वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस आर नॉट गिवन, डायरेक्टली चार्ज गिवन है। सर कॉमन वोल्टेज आ गया। सॉरी, I didn't get you, please repeat. Okay, I've got one answer till now, and the answer is sent to me by Amna. So I expect this answer from all of you. So you all need to send me the answers. Amna Abbas to me. Yes, Amna. I don't know what would be the correct answer because I have also taken some random data. तो मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, बट स्टिल आप लोग अपनी तरफ से तो आंसर्स भेजिए, बाद में हम इसको मैच करेंगे विद द एक्चुअल आंसर। टीशा एंड आमना, चलिए मैं भी बताता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो। कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो कॉमन पोटेंशियल के दो तरीके लिखने के, Q1 plus Q2 डिवाइड बाई C1 plus C2। इफ यू ऑलरेडी नो द चार्जेस यू विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर आपको चार्ज नहीं पता है, आपको V पता है, तो उस केस में इसको आप फर्दर आप ऐसे लिख लेंगे C1 V1 plus C2 V2 चार्ज को, बिकॉज चार्ज कैन बी रिटन एज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। तो ये लिखने की यहाँ पर तो आवश्यकता ही नहीं है। You don't need to write the next term because directly आपको चार्जेस गिवन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक का चार्ज है 20, दूसरे का चार्ज है 12 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 4 प्लस ऑफ 6। तो ये कितना आ जाएगा? कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 32/10। इसका मतलब कितना हो गया? तो इसका मतलब हो गया 16/5 एंड आई हैव गॉट टू आंसर्स फॉर कॉमन पोटेंशियल एंड बोथ ऑफ द आंसर इज करेक्ट एंड द आंसर इज सेंट टू मी बाय आमना एंड टीशा आई गेस। तो दोनों के आंसर सही हैं ये वाले। अच्छा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था इसमें जो आप लोगों से नहीं हुआ? मतलब यू डोंट नो हाउ टू इवन ऐड और हाउ टू डिवाइड। I should have got the answer from each of you, right? If I'm only getting answer from one or two students, it means that either most of you are not concentrating what we are doing here, or else दूसरा fact ये हो सकता है you don't know how to add or how to divide. Aryan, what is the case with you? You didn't understand the whole concept, or you don't know how to add or how to divide the values? Why you couldn't solve the problem, Aryan? आर्यन तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। एनीवेज, जिन बच्चों की आवाज मुझ तक आ नहीं रही है वो उनसे मैं पूछ रहा हूँ, उनमें से कोई भी बता दे मुझे कि इंसिया व्हाट हैपेंड टू यू, आप क्यों नहीं कर पाए? इंसिया सर आ गया था मेरा आंसर, मेरा थर्ड पार्ट नहीं निकला था तो सेंड नहीं करा था। कोई बात नहीं, पहला पार्ट सेंड कर देती। यस सर। खैर एनीवेज, दिस विल बी द 16/5 विल बी द फाइनल वोल्टेज। अब एनर्जी का चेंज निकालना है तो डेल्टा यू निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? तो डेल्टा यू निकालने के लिए हम लिखते हैं हाफ इंटू C1 C2। मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि कम से कम याद तो हो जाए आप लोगों को। C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब बस पॉइंट ये है कि आपको वोल्टेजेस नहीं पता ना, कैपेसिटर के इनिशियल वोल्टेज नहीं पता, तो इसका V निकालने का तरीका क्या है? V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। Q कितना? 20, C कितना? 4 होता है ना भाई। Q इज 24, तो ये कितना हो गया? 5 वोल्ट। ठीक है, कोई कष्ट? इसी तरह से ये 6 और ये 12, तो ये कितना हो गया? इसका भी वोल्टेज लिखेंगे Q बाई C, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई हाफ इंटू C1 इंटू C2। आपको पता है C1 और C2 की वैल्यू, तो 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई फिर से 4 प्लस ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस ऑफ V2 5 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख दीजिए आप, हाफ इंटू 24 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9।
ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर विल बी 9। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई? 2, 12, 24। ठीक है, तो 6 और 5 ये तो आएगा। तो 54/5 किसी ने मुझे बोला था, इतना जूल Yes, sir. है ना, इतना माइक्रो जूल इज योर एनर्जी लॉस्ट। भाई अभी तक सबको आ रहा है समझ में? अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसका। इसमें एक और चीज मैंने ऐड कर दिया था कि फाइनल चार्जेस। तो फाइनल चार्ज क्या होगा सर? फाइनल चार्ज का मतलब कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द फाइनल वोल्टेज। और फाइनल वोल्टेज कितना है? तो फाइनल वोल्टेज ऑफ बोथ द कैपेसिटर इज 16/5 वोल्ट। भाई फाइनल वोल्टेज विल बी सिंपली 16/5 वोल्ट ना, तो फाइनल वोल्टेज विल बिकम 16/5 वोल्ट, दैट्स इट। तो फाइनल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो आप कैपेसिटेंसेस को, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज। फाइनल वोल्टेज से आप मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज, फाइनल चार्ज। आ गया सर आपका फाइनल चार्ज? अगर हमें फाइनल चार्ज निकालना है मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्यू फाइनल ऊपर वाले कैपेसिटर पे 4 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वोल्टेज 16/5, तो कितना होगा? 64/5। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले पे क्यू फाइनल विल बी इक्वल टू कितना? 6 मल्टीप्लाइड बाय 16/5, ठीक है, 96/5 माइक्रोकूलम। आई होप सबको ये बातें क्लियर हो गई हैं सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ में आनी चाहिए। इन केस इफ एनी वन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैपेसिटर। कैपेसिटर का नेक्स्ट टॉपिक जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस वाले पोर्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टॉपिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो जी, सर मुझे सर कैलकुलेशन सब समझ में आ गया। सर आपने उस टाइम क्या कहा जब हम फाइनल चार्जेस के बारे में बोल रहे थे? फाइनल चार्ज बेसिकली मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। तो अगर फाइनल चार्ज आपसे पूछा, क्योंकि फाइनली दोनों का वोल्टेज विल चेंज, इनिशियली इसका 5 है और इसका 2 है, बट फाइनली इसका भी कितना हो जाएगा? 16/5, और इसका भी फाइनली कितना हो जाएगा? 16/5। तो फाइनल चार्ज क्या लिखेंगे आप? कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस फाइनल वोल्टेज, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस फाइनल वोल्टेज, बस यही करेंगे आप। ओके सर। Okay, so I'm erasing this part now. Now write the name to the next topic, that is dielectric. इसको आप लोग अच्छे से समझें। What is a dielectric? You need to understand this dielectric material, dielectric medium, क्योंकि ये वाला पोर्शन इवन इट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जो अभी तक आपने कैपेसिटर में पढ़ा, दैट इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस के इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली ईच ऑफ द पार्ट इज इंपॉर्टेंट, बट डाइलेक्ट्रिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है या और ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, इस बात को अच्छे से समझते हैं सर। व्हाट इज मेंट बाय डाइलेक्ट्रिक? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए पहले तो आप ये समझें, इंसुलेटर और कंडक्टर का डिफरेंस आप सबको मालूम है। ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर का डिफरेंस आप सबको मालूम है, राइट? सर मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? सर आवाज नहीं आई आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरी? चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सर डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप सुन पा रहे हो या अभी भी नहीं सुन पा रहे हो? यस सर, अब सुनाई दे रहा है। जी सर। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर का जो मेजर डिफरेंस है, दैट इज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस। मतलब बेसिकली जो होता है, कंडक्टर में चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं, बट आपके इंसुलेटर में जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर नहीं होते। इंसुलेटर के अंदर इन द केस ऑफ इंसुलेटर, चार्ज इज नॉट ट्रांसफर्ड और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंसुलेटर। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो स्ट्रिक्टली इंसुलेटर ही होता है। ये भी इंसुलेटर है। तो सर ये इंसुलेटर है तो फिर इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों कह रहे हैं? सिंपली इंसुलेटर कहो ना, व्हाई आर यू सेइंग डाइलेक्ट्रिक? तो इस बात को समझो, इंसुलेटर में एक ऐसे टाइप के भी मटेरियल्स या ऐसे इंसुलेटर्स भी होते हैं जिसमें
इलेक्ट्रिकल चार्जेस तो मूव नहीं कर सकते, या मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्री नहीं होते हैं, या चार्जेस फ्री नहीं होते हैं, या चार्ज ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, बट स्टिल सच डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर्स हैं जिसको हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सारे इंसुलेटर को आप पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइज का मतलब उस पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं, चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, बट उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इंड्यूस होता है, ठीक है। फिर से मेरी बात समझिएगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे आपका चार्ज ट्रांसफर होता है। डाइलेक्ट्रिक में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, उसमें सिर्फ चार्ज इंड्यूस होता है। या फिर इसको नॉर्मल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर्स हैं जिसमें हम डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर सकते हैं बाय प्लेसिंग इट इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर है। तो सर क्या हर इंसुलेटर में ऐसा हो सकता है? नहीं। जिस इंसुलेटर में ऐसा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी तरह के इंसुलेटर्स को हम क्या कहेंगे, तो उस तरह के इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। तो लिखिए इसमें, अ डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर। जो लिखवा रहा हूं वो लिखिए, अ डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर। A dielectric is essentially an insulator which can be polarized. A dielectric is essentially an insulator which can be polarized. A dielectric is essentially an insulator which can be polarized. Yeah, which can be polarized through a small localized displacement of its charges. Through Sir, localized? I'll tell you what is meant by localized. Yes, it is localized through a small localized displacement of its charges. Through a small localized displacement of its charges. हो गया? यस सर। और अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आए तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसुलेटर विच व्हेन केप्ट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर अगर डाइपोल इंड्यूस हो जाए तो सच एन इंसुलेटर विल बी कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक को दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक आर एसेंशियली एन इंसुलेटर इन विच डाइपोल मोमेंट कैन बी इंड्यूस्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सिंपल सा ये मतलब बता सकते हो आप। लोकलाइज का यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ये जो डाइपोल होगा वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर उधर से पोलराइज कर लेगा आपको, अपने आप को, ऐसा नहीं होगा। दैट विल ऑलवेज पोलराइज इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इसलिए यहाँ पर टर्म यूज हुआ है लोकलाइज्ड, मतलब जो डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की है उसी डायरेक्शन में ये पोलराइज होता है, ठीक है। मैं फिर से इन सारी चीजों को रिपीट कर देता हूँ कि फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में एक ही डिफरेंस है कि ये भी इंसुलेटर्स हैं, बट जैसे ही हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इनके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने लगता है, ठीक है, ड्यू टू द लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स डाइपोल, ठीक, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इसका डिस्प्लेसमेंट होगी, ये डाइपोल जो है वो इंड्यूस हो जाता है इसके अंदर, तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब दूसरी बात, डाइलेक्ट्रिक को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं पोलराइज्ड और एक को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड, समझ रहे हो मेरी बात? दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। पोलराइज का क्या मतलब होता है? तो पोलराइज का मतलब होता है कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है बट नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। पता नहीं क्या बोले सर। ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल in which the individual molecule is has a dipole moment but net dipole moment of whole the substance will be zero। क्यों ऐसा होगा पहले समझते हैं। देखो, आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है केमिस्ट्री में भी कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं वाटर का मॉलिक्यूल, डज इट पोजेस एनी डाइपोल मोमेंट और नॉट? 11th या 12th की केमिस्ट्री में सुना है आप Yes, लोगों sir. ने?
Yes, sir. तो वाटर का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल अगर आप ले लें तो इट इज पोलराइज्ड बिकॉज इट फॉर्म्स अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर वहीं पर आप कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले ले तो इज इट पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड? Unpolarized, sir. तो वो अनपोलराइज्ड होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मटेरियल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं या तो वो पोलराइज भी हो सकते हैं या अनपोलराइज्ड भी हो सकते हैं। अगर पोलराइज भी है तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है। बट होता यह है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर्स ये जो डाइपोल मोमेंट होते हैं, जैसे इसका डाइपोल मोमेंट इधर है तो इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर है। तो होता यह है कि ड्यू टू देयर थर्मल एजिटेशन, या आप ये कह सकते हो कि ड्यू टू देयर ओरिएंटेशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हाट हैपेंस, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है एंड अल्टीमेटली यू गेट नथिंग ऑफ इट। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट आपको क्या मिलता है? जीरो। ये बात ऐसी है जैसे मान लो किसी भी कंडक्टर में हर टाइम पे इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज और इट इज फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। बट क्या हमें हमेशा करंट मिलता है, या करंट तभी मिलता है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स? किसी भी कंडक्टर के साथ अगर सेल या बैटरी नहीं लगाओगे तो क्या करंट मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। जबकि आपको ये भी मालूम है बहुत अच्छे से कि करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द चार्ज। तो चार्ज का फ्लो ही करंट कहलाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा चले जाएं उसमें तो ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट। तो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का तब भी होता है जब आपने एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है। तो फिर वहां पर क्यों करंट नहीं होता, यहाँ पर क्यों करंट होता है? तो उसका रीजन तो खैर हम करंट वाले चैप्टर में समझेंगे, बट ये सबको मालूम है कि जब कोई सोर्स नहीं कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन सारे पॉसिबल डायरेक्शन में इधर उधर अपनी मर्जी से भागता है। और भागने के कारण क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ कंडक्टर पे नहीं पहुंच पाता। तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में लगा देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स उसके साथ लगा देते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं। यही कंडीशन डाइपोल मतलब पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के साथ भी है। ये डाइलेक्ट्रिक में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हैं, बट इनकी थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा है। थर्मल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, ये इतनी ज्यादा है कि सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है? जीरो। ऑल्दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल डाइपोलराइज हैं, बट स्टिल नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल कौन होते हैं? इसमें कहा जाता है कि पॉजिटिव जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल कोइंसाइड विद ईच अदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो COO ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर एक साथ कोइंसाइड हो जाए, देखो डाइपोल फॉर्म होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना जरूरी है, और साथ साथ दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। क्लियर है? बट अगर मान लीजिए कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, देयर सेपरेशन इज नॉट जीरो, तो उस केस में इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डाइपोल। तो उसी तरह से ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल कोइंसाइड्स विद ईच अदर, तो इट इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक का मतलब यह है कि सर इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता और अल्टीमेटली नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? सर दोनों में डाइपोल 0 है तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बस इसी बात का है कि इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल molecule do not possess dipole moment। यही डिफरेंस है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही है, बट सुना होगा ना पढ़ के फेल हो गया। एक तो होता है बिना पढ़े फेल हो गया, एक होता है पढ़ के फेल हो गया।
अल्टीमेटली हो फेल ही रहा है, बट हाँ दोनों में डिफरेंस ये है कि एक ने पढ़ाई करी थी और एक ने नहीं पढ़ाई करी। होता है ना कि भाई अगर आप कोई एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो तो सारे पढ़ने वाले बच्चों का तो नहीं हो जाएगा ना एंट्रेंस क्लियर। भाई अगर मान लो कि 1 लाख बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उसमें ऐसे कम से कम 20 to 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो मेहनत से पढ़ भी रहे होंगे। अब 20 to 30,000 का तो एडमिशन नहीं हो जाएगा एक बार में, ठीक है, तो सब तो सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि वो बच्चा जो मेहनत से पढ़ भी रहा था उसका भी सिलेक्शन पॉसिबल है कि ना हो, ठीक है, मुमकिन है कि नहीं हो उसका सिलेक्शन, है ना। तो वो पढ़ के उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरा बच्चा जो उसने कभी पढ़ा ही नहीं तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर दोनों में डिफरेंस ये है कि पढ़ने वाले का अगले साल हो जाएगा, ना पढ़ने वाले का जीवन में कभी नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में? उसी तरह से यहाँ पर है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है एक में और दूसरे में इंडिविजुअल का भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं। नेट डाइपोल मोमेंट दोनों ही का 0 है, स्टिल दे हैव द डिफरेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? सर इनका इंडिविजुअली नहीं है तो ये एक दूसरे का कैंसिल करते हैं ना? नहीं, इंडिविजुअली जिसका है ही नहीं वो किसको कैंसिल करेगा। अच्छा अब हाँ जिसमें सर, ओके सर, इंडिविजुअल का है वो एक वो दूसरे एक को कर दूसरे को देते हैं। कैंसिल कर रहा है, ठीक है। ओके सर, अब यस जब सर। हम इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, मतलब ऐसा समझो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक स्लैब है और इसको हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे और इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान से सुनना, लोगों ने बिहेवियर ऑब्जर्व किया। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया और इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करा गया बाय प्लेसिंग इट इनसाइड एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड है ये E0। हुआ क्या आपको मालूम है कि जैसे ही हम किसी भी डाइपोल को, मेरी बात मुझे बताइएगा आप लोग अगर आपको याद है तो, किसी भी डाइपोल को व्हेन यू प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल को आपने ऐसे रखा है, तो व्हाट विल हैपन टू द डाइपोल? विल इट रिमेन इन दिस पोजीशन और इट विल रोटेट? It will rotate, sir. ऑफ कोर्स इट विल रोटेट, क्योंकि आपने पढ़ा है कि व्हेनेवर यू प्लेस अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो डाइपोल रोटेट्स बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो वैसे ही ये जो आपका पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है, इसके केस में क्या होगा, सारे के सारे डाइपोल अपने आप को रोटेट करेंगे और दे विल स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रोटेट क्यों करता है? ये रोटेट इसलिए करता है ताकि डाइपोल मोमेंट अलाइन हो सके। किसकी डायरेक्शन में? तो डाइपोल मोमेंट अलाइन हो सके इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इसीलिए तो रोटेट करता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो जैसे ही आप Yes, sir. पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो सारे के सारे जो डाइपोल होंगे वो रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ताकि ये सारे के सारे डाइपोल अपने आप को अलाइन कर सके इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो सारे के सारे डाइपोल अपने आप को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो होगा क्या, देखो ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, और डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे अलाइन करेगा। इसी तरह से सारे डाइपोल है ना, किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं भाई, तो इस बात को थोड़े से बस ब्रॉडर लेवल पे समझिए कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, सब इस तरह से अपने आप को अलाइन कर रहे होंगे, सब अपने अपने डाइपोल को। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह से। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर, जहां पर रेड लाइंस मैंने बनाए हैं, वहां के बीच में देखो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अल्टीमेटली पास पास है ना, ये नहीं समझे? यस ये सर। पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों एकदम पास पास हैं, ये समझिएगा। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ये जनरल लाइफ की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन कितना होगा? नेग्लिजिबली स्मॉल, अगर हम अपने जनरल लाइफ में बात करें तो इसलिए ये इतना करीब है कि हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल करने लगेंगे। पहले कैंसिल नहीं कर रहे थे, अब एक ही लाइन पे आ गए, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस अगर सर। ऐसा हो गया तो इसके बाद होगा क्या, बचेगा क्या, कहानी क्या होगी? तो कहानी बस ये होगी कि वंस it happens, you will only have two type of charges at the two surfaces of the dielectric. एक पे you will be having negative induced charges and दूसरे पे you will be having positive induced charges, and due to these two charges which is left uncancelled on the two surfaces, there will be an internal field induced from the positive side to negative side. एक तो बाहर field already है, external field E0, लेकिन यहाँ पर दो सरफेसेस पे चार्ज इंड्यूस हो गए। क्या हो गया? चार्ज इंड्यूस हो गए। तो ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ दिस चार्जेस, एक अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड
बन जाएगी एंड दैट विल बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ तक क्लैरिटी है? देखिए यहाँ तक का बिहेवियर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक डायग्रामेटिकली ऐसे ही नोट कर लीजिए जैसे मैंने लिखा है। सर ये एक बार इंडक्शन वाला दोबारा बता दीजिए। यस सर। एक्चुअली में हुआ क्या, पॉजिटिव निगेटिव जो रेड लाइन के अंदर वाले चार्जेस को देखो, ये सारे के सारे एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, बिकॉज फॉर एवरी पॉजिटिव यू हैव वन नेगेटिव व्हिच कैंसल्स आउट, राइट। तो आपको कहोगे सर ये जो सरफेस वाले चार्ज है वो क्यों नहीं कैंसिल हुए, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ है तो एक पॉजिटिव यहाँ है, इसका इफेक्ट इस पर है ही नहीं, ऐसा समझिए। बट ये दोनों इतने पास पास हैं कि इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से नलीफाई हो रहा है, इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से नलीफाई हो रहा है, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली Yes, क्या sir. होगा, अल्टीमेटली ये रेड लाइन के अंदर जितने भी आपको चार्जेस दिखाई दे रहे हैं रेड लाइन के बीच में, वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और व्हाट यू विल हैव ओनली इज द charges at the two surfaces of the dielectric. You will only have the charges at the two surfaces of the dielectric. एक साइड पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, एंड दिस वी विल कॉल एज द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द टू सरफेसेस। तो ये चर्चा टू बी कंटिन्यूड रहेगी इन द नेक्स्ट क्लास, यहाँ तक आज आप लोग नोट कर लें। We'll continue this in the next class. सर जी सर वो डायरेक्शन अपोजिट क्यों रहेगी? इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। सब बाहर वाली तो हमने लिया है ना उस डायरेक्शन में, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो दिस विल बी द केस। अगर हम इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड लेते तो इधर नेगेटिव होता है डायलेक्ट्रिक के अंदर, इधर नेगेटिव होता और इधर पॉजिटिव होता, मतलब डायलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंड्यूस होता है। इसका मतलब डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूसेस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। डन सर। वेरी गुड। तो आज इतना ही सर, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Sir. बाय।